नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। 2 दिन दिल्ली में रहने वाले हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुलासा किया है, उद्धव ठाकरे की मध्यावधि चुनाव करवाने की मांग नामंजूर। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। रविवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से मिले हैं शिंदे और फडणवीस। वहीं शिंदे फडणवीस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी मुलाकात की। शुक्रवार देर रात तक अमित शाह के साथ लंबी बैठक हुई थी। आज एकादशी पूजन में शामिल होने पंढरपुर पहुंचे हैं शिंदे और इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें 11 मंत्री होंगे, जिनमें से 8 बीजेपी की और बाकी शिंदे गुट से होंगे। ये संख्या 11 से 15 के बीच में हो सकती है और माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाएगा और शायद इसको भी फाइनल टच देने के लिए 2 दिन शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में। जानकारी है कि महाराष्ट्र में अगले हफ्ते होगा शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार और पहले चरण में 13 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। इनमें 8 बीजेपी के और शिंदे गुट के होंगे 5 विधायक। शुक्रवार को अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। रात 2 बजे तक करीब 4 घंटे तक मंत्रिमंडल को लेकर बैठक चलती रही। फडणवीस के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव से पहले विस्तार होगा। 18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान, तो मानकर चलिए कि मंत्रिमंडल विस्तार 18 जुलाई से पहले हो जाएगा और यह संख्या 13 के आसपास हो सकती है, जिनमें से 8 बीजेपी कोटे से मंत्री बनेंगे और 5 शिंदे कोटे से, शिवसेना के कोटे से मंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद खामोश हैं संजय राउत। पहले शिवसेना के बागियों के खिलाफ काफी मुखर थी संजय राउत। कई तरीके के बयान उन्होंने दिए। उन्होंने बयान देकर यहां तक कहा कि जो चले गए हैं वो विश्वासघाती हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन जब से शिंदे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तब से राउत मौन है। शिवसेना के बागियों के बारे में निजी टिप्पणी से उद्धव ठाकरे नाराज से। राउत के कारण उद्धव ठाकरे के खेमे में नहीं लौटे कुछ विधायक और उद्धव ठाकरे की नाराजगी के बाद चुप हो गए हैं संजय राउत। और ये आरोप बाकायदा शिंदे गुट के नाराज विधायकों ने भी लगाए थे। उन्होंने भी कहा था कि संजय राउत उनसे बेहतर तरीके से बातचीत नहीं करते, उनके बारे में अलग अलग तरीके के बयान देते हैं जो उनकी छवि को खराब करते हैं। शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने शायद अब संजय राउत को फटकार लगाई और उसके बाद संजय राउत मौन हो गए। इसके पीछे की एक और बड़ी वजह हो सकती है। बड़ी वजह दरअसल ये हो सकती है कि आपको याद होगा उद्धव ठाकरे जब फेसबुक लाइव कर रहे तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाद अगर कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो अच्छा लगेगा, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। और बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर यह बता दिया कि उन्हें शिवसेना से कोई समस्या नहीं है। और शायद यही वजह कि संजय राउत मौन है। वहीं लगता है कि सांकेतिक रह गया राष्ट्रपति का चुनाव। कुछ गैर एनडीए पार्टियां भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही हैं। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा। बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस और यूपीए के आलोचक थे सिन्हा। नरेंद्र मोदी और उनके गुजरात मॉडल की जमकर तारीफ किया करते थे। मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने के बाद सिन्हा का मन बदल गया, यानी कि जैसे ही उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग किया, उनका मन था एक्टिव पॉलिटिक्स करने का और वो टीएमसी में चले गए। अब बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं सिन्हा और ऐसे में जो गैर एनडीए पार्टियां हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गई हैं। यानी कि जो वोटों का गणित है वो पूरे तरीके से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में, और इस वजह से कहा जा सकता है कि ये चुनाव महज सांकेतिक और यशवंत सिन्हा इस चुनाव को लड़ जरूर रहे हैं लेकिन जीत पाएंगे ये उम्मीद ना के बराबर है। वहीं संडे एक्सप्रेस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का लेख छपा। इसमें लिखा है कि 5 साल राष्ट्रपति भवन में रहने के बाद कोविंद की मन की जो बातें हैं 1940 में उत्तर प्रदेश के गांव में जन्म से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के सफर का जिक्र किया गया।
विशाल राष्ट्रपति भवन के एक छोटे कमरे में राष्ट्रपति का निवास। याद आती है महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर की सीख। राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले आती है अपने गांव परोंक की याद। इतने विशाल गणतंत्र की गरिमा का प्रतीक भी है राष्ट्रपति भवन। आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस समय अमृत काल से देश गुजर रहा है। देश और भी ऊंचाइयों पर पहुंचे, यही कामना, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगले राष्ट्रपति के तौर पर हम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते हुए देखेंगे, जो है द्रौपदी मुर्मू। और ये वोटों के गणित के बाद लगभग कंफर्म, लेकिन जिस तरीके से लेख छपा और उसमें जिक्र रामनाथ कोविंद ने न सिर्फ महात्मा गांधी का किया बल्कि बी आर अंबेडकर का भी किया और कहा कि उनकी सीख हमेशा काम आती है। और यही वजह कि एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक मैं पहुंचा और आज भी राष्ट्रपति भवन में एक छोटे से कमरे में रहता। और अब बात करते हैं संडे एक्सप्रेस में संडे स्टोरी, द संडे प्रोफाइल माइक टेस्टिंग। संसद में तीखी बहस से हमेशा चर्चा में रहती है महुआ मोइत्रा। जून 2019 में संसद में बताए फासिज्म के 7 शुरुआती संकेत। सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने किया उन्हें चुप कराने का भरकस प्रयास। संसद में अपने पहले भाषण से ही हिट हो गई थी तृणमूल की सांसद मोइना मित्रा। 2 साल बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर बयान देने से वही बात फिर से निशाने पर है। फिल्म के पोस्टर पर काली की अशोभनीय तस्वीर और महुआ मोइत्रा ने फिल्म निर्माता के समर्थन में बयान दे दिया और इस तरह गलत निशाने पर चले गए महुआ मोइत्रा के शब्द। अब उन्हें भी दी जा रही है संभल कर बोलने की सलाह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने चार्टर्ड प्लेन से मंगवाया बैग। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हैदराबाद गए थे। सामान्य उड़ान से हैदराबाद पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन अपना बैग देहरादून में ही भूलकर चले गए। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली से चार्टर प्लेन से देहरादून गए थे। राज्यपाल गुरमीत सिंह धामी से उसी चार्टर प्लेन से हैदराबाद मंगवाया अपना बैग और उसी विमान से लगे साथ लेकर देहरादून लौटे धामी। वहीं आतंकवादियों के साथ संबंध को लेकर भिड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी। शनिवार को 23 कांग्रेस नेताओं ने देश में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर आतंकियों से संबंध रखने का आरोप लगाया। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और पूछा कि जाकिर नाइक के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी देखी गई थी। सभी जानते हैं कि यासीन मलिक के साथ कांग्रेस के कैसे संबंध थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनके फोटो हैं। पहले से देश में आतंकवाद को बढ़ावा देती आ रही है कांग्रेस। और कमाल की बात देखिए, जिस आतंकवाद के लिए कहा जाता है कि उसका ना कोई जाति ना कोई धर्म, देश में अब उस आतंकवाद के साथ पार्टियों को जोड़कर देखा जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां, एक वर्तमान स्थिति की बड़ी पार्टी और दूसरी देश की सबसे पुरानी पार्टी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन संपन्न हो गया है। पार्टी के आजीवन अध्यक्ष चुने गए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। गुंटूर में पार्टी के 2 दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ऐसा लगता है पिता की राह पर है। जगन मोहन रेड्डी के पक्ष में दाखिल किए गए थे 20 नामांकन पत्र। कमाल की बात यह, विरोध में एक भी नहीं था और इस वजह से निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए जगन मोहन रेड्डी। पार्टी संविधान में संशोधन भी किया गया और इस संशोधन के साथ ही जगन मोहन रेड्डी आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किए गए। शिंजोर खूने अग्नि पाथेर छाया। तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र जागो बांग्ला में लेख का यह शीर्षक रहा। शिंजो की हत्या के पीछे अग्निपथ की छाया है। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस में हमारा हत्यारा तेसुया यामागामी और यागामागामी 3 वर्ष बगैर पेंशन मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस में रहा। इसके बाद असुरक्षा, कुंठा, बेरोजगारी, इससे यामागामी परेशान था। जरा देखिए जापान में जो घटा
उसको कैसे पॉलिटिकल पार्टी देश से जोड़ रही है। भारत में भी केंद्र सरकार ला रही है इस तरह की योजना और शिंजो की मौत के बाद अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की जरूरत, क्योंकि अग्निपथ योजना भी ये कह रही है कि 23 साल की उम्र तक आप नौकरी करेंगे, उसके बाद 100 में से 25 को सेना का हिस्सा बनाया जाएगा, बाकियों को एक सर्टिफिकेट थमाया जाएगा, 11 लाख रुपए थमाए जाएंगे और उनको वापस सामान्य जिंदगी में छोड़ दिया जाएगा। यूपी के पूर्व मंत्री की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत, 2 दिन तक बाथरूम में पड़ा रहा शव, जांच में पुलिस जुट गई। दरअसल पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव की बेटी प्रतिभा श्रीवास्तव मृतक मिली है। 1991 में मुलायम सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे थे ओम प्रकाश। पिछले साल पिता की मौत के बाद से घर में अकेली रह रही थी प्रतिभा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोमती नगर के विपुलखंड इलाके की यह घटना है। और अब बात करते हैं महाठग सुकेश चंद्रशेखर और उसके नए कारनामे की। दिल्ली की रोहिणी जेल के 82 अफसरों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ठग सुकेश से हर महीने आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने की रिश्वत ली जा रही है। 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत हर महीने ले रहे थे। सुकेश अलग बैरक और मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए यह रिश्वत देता। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज और नोरा फतेही को ठगी के पैसे से महंगे गिफ्ट दिए थे और वो भी ईडी की जांच में आए थे। आर्थिक अपराध शाखा ने जेल के 82 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और जब यह कहा जाता है कि आपको जेल के अंदर क्या फैसिलिटी चाहिए, उसकी एक रेट लिस्ट है। तो जरा देखिए, यहां पर जो फैसिलिटी चाहिए थी सुकेश को, उसके बदले में 1000 या लाख नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए मासिक दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का गांव में गोरक्षा समिति बनाने का फैसला। गोरक्षा समिति के हर सदस्य को हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए। सदस्यों को गायों की देखभाल करनी होगी, सार संभाल करना होगा और इसी के लिए दरअसल ये मानदेय दिया जाएगा। उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक के बाद पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घोषणा की, पायलट प्रोजेक्ट में करीब 50 गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और ये खबर उनके लिए राहत भरी है जो अभी से गायों को पाल रहे हैं, जो आगे भी गायों को पालने वाले थे, लेकिन अब गायों को पालने के लिए उन्हें 5000 रुपए मासिक मिलेगा। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। दरअसल इसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि जो गायों को पालना चाहते हैं उनको आर्थिक समस्या नहीं होगी, और दूसरा जो गायें अभी गौशालाओं से बाहर आवारा सड़कों पर घूमती हैं उनको भी लोग घर पर लाकर उनको भी पालेंगे, क्योंकि खर्चा सरकार देगी और दूध आम आदमी पिएगा। और अब बात करते हैं इंडिगो की एयरलाइंस फ्लाइट की, क्योंकि मुश्किल में इंडिगो एयरलाइन दिखाई दे रही है। पायलट और कैबिन क्रू के बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस नाखुश हैं। इंडिगो के कुछ स्टेशंस पर ईएमटी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंक्रीमेंट नहीं होने के विरोध में टेक्नीशियंस सामूहिक अवकाश पर चले गए। टेक्नीशियन ने हैदराबाद, दिल्ली जैसे प्रमुख केंद्रों पर सामूहिक अवकाश लिया है। कुछ टेक्नीशियंस ने 8 जुलाई को हैदराबाद में नाइट शिफ्ट के लिए नहीं दी रिपोर्ट। टेक्नीशियन की मास लीव के कारण अभी तक फ्लाइट में देरी की कोई सूचना नहीं है। हालांकि एयरलाइंस ने इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। इससे पहले 2 जुलाई को इंडिगो की कैबिन क्रू ने बड़ी संख्या में मास लीव ली थी। कैबिन क्रू ने एयर इंडिया के वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए ऐसा किया था। उस दिन इंडिगो की 55% उड़ानें लेट हुई थी। वहीं स्पाइस एक्सप्रेस से अलग होगी स्पाइस जेट। अगस्त के पहले सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने जानकारी दी और कहा कि बैंकों और शेयर धारकों ने स्पाइस जेट एयरलाइन से कार्गो और लॉजिस्टिक कंपनी स्पाइस एक्सप्रेस को अलग करने की मंजूरी दे दी है। यह विभाजन अगस्त के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा।
वर्तमान में नियामकीय जांच के घेरे में है स्पाइसजेट, और स्पाइसजेट के विमानों ने 19 जून से तकनीकी खराबी की 8 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ऐसे में डीजीसीए ने स्पाइसजेट को जारी किया है कारण बताओ नोटिस। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को डिलीट की उपाधि देने का प्रस्ताव, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। सऊदी अरब के शहजादे हैं मोहम्मद बिन कासिम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने सितंबर में भेजा था इस संबंध में पहला प्रस्ताव। दूसरी बार जनवरी में विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। फिलहाल केंद्र में विचाराधीन है एएमयू का यह प्रस्ताव, और अगर मंजूरी मिल जाती है तो फिर डिलीट की उपाधि एएमयू से मोहम्मद बिन कासिम को दे दी जाएगी। T20 विश्व कप 2022 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। चंद मिनट में ही बिक गए भारत पाकिस्तान मैच के सारे टिकट। अब कुछ चुनिंदा टिकटों की बिक्री बाकी है जो इसी सप्ताह होगी। इस बार ऑस्ट्रेलिया करेगा T20 विश्व कप की मेजबानी। 16 अक्टूबर से शुरू होगी ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप की शुरुआत। सभी टीमों ने टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ होगा भारत का पहला मैच। 2021 T20 विश्व कप में पाकिस्तान से टीम इंडिया का पहला मैच था। दिवाली से ठीक एक दिन पहले यह मुकाबला खेला जाए।